हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रतीक मिश्रा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म रिजल्ट गुरु पर। ठीक है, उत्तर प्रदेश एग्जाम रिजल्ट गुरु पर सभी का स्वागत है। और आज से हम मॉडर्न हिस्ट्री बेसिकली हम लोग शुरुआत करेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे, जल्दी जल्दी फटाफट से देखेंगे। तो ये देखिए कि एंशियंट रहेगा यानी कि प्राचीन इतिहास रहेगा। प्राचीन इतिहास के बाद आपका मध्यकालीन इतिहास आएगा और मध्यकालीन इतिहास के बाद आपका बेसिकली आना था आधुनिक इतिहास। लेकिन आधुनिक इतिहास इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैंने सोचा उसको पहले ही कवर करवा दिया जाए, यानी कि पहले ही बता दिया जाए। तो जो मध्यकालीन भारत है उसके आखिरी चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, यानी कि जो यूरोपियंस का आगमन हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग वहां पर वह पढ़ेंगे। यहां पर शुरुआत हम करने वाले हैं कि किस तरह से जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसने अपनी स्थापना या उसने अपना जो वर्चस्व है उसको यहां पर स्थापित किया और उसको यहां पर बढ़ाया। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हम बेसिकली कर्नाटक वॉर से। कर्नाटक वॉर के बाद हम लोग जाएंगे मैसूर वॉर पर, और मैसूर वॉर के बाद हम लोग समझेंगे प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बाद आपका आ जाएगा बक्सर का युद्ध। तो 4 युद्ध हैं टोटल, चारों को समझेंगे, जानेंगे, देखेंगे कि क्या वहां पर बात कह रहा है, क्या चीज वहां पर बताना चाह रहा है। चलिए तो शुरू करते हैं और आ जाते हैं फटाफट से अपने कि आज क्या देखने वाले हैं। तो पहले देखेंगे कि ग्रोथ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी की किस प्रकार से जो है ग्रोथ हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की, कैसे जो है वो 1607 1608 में जो है जहांगीर के कोर्ट में आए। फिर 1600 जो 15 में 1612-15 में जो है फिर से जहांगीर के कोर्ट में आए थे थॉमस रॉ के द्वारा। सारी जानकारी यहाँ से प्राप्त होगी। फिर कर्नाटक वॉर, 3 टोटल कर्नाटक वॉर हुए हैं, उनके बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर आंगल मैसूर युद्ध है, फिर बैटल ऑफ प्लासी यानी कि प्लासी का युद्ध है, और फिर बक्सर का युद्ध है। तो 4-5 चीजें जो बेसिकली यहाँ पर हम देखने वाले। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे सबसे पहले ग्रोथ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी की, या ईस्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। जल्दी से देख लेते हैं, जल्दी समझ लेते हैं। तो पहले पॉइंट की बात करें तो यहां पर सबसे पहले आए थे आपके विलियम हॉकिंस। कौन आए थे? विलियम हॉकिंस, है ना। आपके जो है विलियम साहब यहां पर आए, और किसकी कोर्ट में आए? जहांगीर की कोर्ट में आए। जहांगीर के पास आते हैं 1608 8 या 7 की बात है, तब आते हैं। और वो सूरत में, कहां पर? सूरत में एक फैक्ट्री लगाने की बात करते हैं। क्या लगाने की बात करते हैं? फैक्ट्री लगाने की बात करते हैं, है ना। फैक्ट्री लगाने की बात करते हैं, लेकिन जो जहांगीर है उनके द्वारा उनको यहां पर मना कर दिया जाता है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आते हैं वो टॉमस रो आते हैं। टॉमस रो, ठीक है, टॉमस रो आते हैं, और वो 1615 के आसपास, 1615-14 के आसपास आते हैं। और वो भी कहां आते हैं? जहांगीर के पास आते हैं। किसके प्रतिनिधि बन के? जॉन के, जॉन द्वितीय के प्रतिनिधि बन के आते हैं, और जहांगीर से अनुमति मांगते हैं। कहां पर? सूरत में फिर से क्या लगाने की? फैक्ट्री लगाने की। फैक्ट्री लगाने की अनुमति मांगी जाती है, और यहां पर उनको ये अनुमति जो है ये प्राप्त हो जाती है। और सबसे पहली जो फैक्ट्री है उनकी कहां पर लगती है? सूरत में लगती है। फिर मसूलीपट्टनम में भी लगती है। मसूलीपट्टनम में भी लगती है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो ये बेसिकली हुआ कि किस तरह से जो है इंग्लिश की सबसे पहले जो कंपनीज हैं वो बनना शुरू हुई। एक चीज मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले यहां पर आए थे पुर्तगाली, फिर आए थे डच, फिर आए थे इंग्लिश यानी कि अंग्रेज, फिर आए थे डेनमार्क, फिर और आखिरी में आए थे फ्रेंच। याद रखिएगा, आखिरी में आए थे फ्रेंच। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो चलिए यहां पर देखते हैं कि किस प्रकार से जो पुर्तगाल है उसका साम्राज्य खत्म हुआ, जो डच है उसका साम्राज्य खत्म हुआ, और जो
ये दोनों जो बेसिकली, और इन्होंने तो पहले ही सबमिट कर दिया था किसको, अंग्रेजों को पहले ही ये हार मान गए थे और इन्होंने सबमिट खुद को कर दिया था, तो इनके बारे में ज्यादा कुछ है नहीं। चलिए पुर्तगाल की बात करते हैं, तो बात करेंगे 1661 की, यानी कि 1661 की। 1661 में क्या होता है कि जो अंग्रेज के जो राजा हैं, जो किंग है, क्या नाम है, चार्ल्स नाम है, चार्ल्स सेकंड का जो विवाह है वो किसके साथ होता है, वह पुर्तगाल के जो शासक हैं जॉन, ठीक है, जॉन द्वितीय जो पुर्तगाल के शासक हैं उनकी बेटी के साथ, सॉरी चार्ल फोर्थ की जो डॉटर हैं, जो बेटी हैं, उनके साथ विवाह होता है किसका, चार्ल्स सेकंड, जो अंग्रेजों के क्या हैं, अंग्रेजों के राजा हैं, उनका पुर्तगाल के जो राजा हैं उनकी बेटी के साथ विवाह होता है। और इसी में क्या करता है कि पुर्तगाल और जो अंग्रेज हैं उनके बीच में किसी भी तरह की जो प्रतिद्वंद्विता है वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि अब ये दोनों क्या हो चुके हैं, रिश्तेदार हो चुके हैं। और इसी के उपलक्ष्य में क्या करा जाता है, जो बॉम्बे है, क्या है, बॉम्बे है, उसको जो है डाउरी के रूप में, किसके, दहेज के रूप में, दहेज के रूप में जो पुर्तगाल है, पुर्तगाल जो है वो दे देता है किसको, अंग्रेजों को। तो यहां पर जो प्रतिद्वंदिता है वो समाप्त हो जाती है। अब चलिए बात करते हैं कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स हैं, तो पुर्तगाली यहां पर अब आगे नहीं बढ़े और यहीं तक सीमित रह गए। अब बात करते हैं डच की। तो डच की अगर बात करें तो जो त्रावणकोर के राजा थे, मार्तंड, क्या नाम था, मार्तंड वर्मा, कौन थे, मार्तंड वर्मा थे। मार्तंड वर्मा क्या करते हैं, 1741 में जो डच जो कंपनी थी उसके साथ युद्ध होता है, और उस युद्ध को बोलते हैं बेसिकली आपका कोराइकल, ऐसे करके जो है युद्ध, दोनों के बीच में बेसिकली आप ये याद रखिए कि मार्तंड वर्मा और डच जो कंपनी है उसके बीच में एक युद्ध होता है। और उस युद्ध के फलस्वरूप क्या होता है, उस युद्ध के फलस्वरूप डचों को बहुत बुरी जो हानि है, बहुत बुरी जो हार है वो देखने को मिलती है। तो ये त्रावणकोर के राजा थे, कहां के राजा थे, त्रावणकोर के ये राजा थे, जो 1741 में अटैक करते हैं और डचों को यहां से भगा दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पर सिर्फ रह गए हैं दो, कौन कौन, एक तो इंग्लिश कंपनी रह गई है और एक फ्रेंच कंपनी रह गई है, और इन्हीं का जो प्रतिद्वंद है वो आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा किसमें, कर्नाटक वॉर में। तो टोटल जो है कुल कितने कर्नाटक वॉर हुए हैं, कुल 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं। ठीक है, पहले की अगर बात करें तो 1746 से 1748 तक का ये पहला जो कर्नाटक वॉर है वो चला है। और याद रखिएगा, हर कर्नाटक वॉर फ्रेंच और इंग्लिश यानी कि अंग्रेजों के बीच हुआ। भले ही उसके कारण जो हैं वो कुछ भी रहे हो, लेकिन जो युद्ध है वो फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में ही रहा है। तो पहले कर्नाटक वॉर की बात करें तो 1740 की बात करते हैं। जो ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, तो ऑस्ट्रिया पर अधिकार किसका रहेगा, उसके अधिकार के लिए दोनों के बीच में जो है यूरोप में युद्ध चल रहा है, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, और उसका जो असर है वो भारत देश में भी देखने को मिलता है 1745 में। 1745 में क्या होता है, 1745 में जो फ्रांस है, जो फ्रेंच कंपनी है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, और उसका जो गवर्नर था वो कौन था, डुप्ले, है ना। तो जो फ्रेंच इंडिया कंपनी क्या करती है कि इंडियन ओशियन में, भारतीय सागर में खड़े ब्रिटिश जितने भी ब्रिटिश जहाज थे, पानी के जहाज, उनको क्या कर देती है, उनको ध्वस्त कर देती है, उनको
जो है बेसिकली क्या करती है, उनको जो हानि पहुंचाती है, वो सारे वहां पर बेसिकली नहीं, जो ब्रिटिशर्स, सॉरी, जो ब्रिटिशर्स हैं वो फ्रेंच के जो जहाज हैं उनको जो है, उल्टा बोल गया मैं, जो ब्रिटिशर्स हैं वो फ्रेंच के जो जहाज हैं उनको हानि पहुंचाती है। और इसीलिए फ्रेंच ये क्या करते हैं, फ्रेंच जो है वो दोबारा से यहां पर रिटेलिएट करता है ब्रिटिशर्स को, वहां पर जो है उसके द्वारा डुप्ले के द्वारा ब्रिटिशर्स को हराने के लिए एक रणनीति बनाई जाती है। और इसी रणनीति के तहत क्या होता है, इसी रणनीति के तहत ब्रिटिशर्स का जो फैक्ट्री है, कौन सी फैक्ट्री है, ब्रिटिशर्स की जो फैक्ट्री है मद्रास की, उसको कैप्चर कर लिया जाता है। किसके द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है, फ्रेंच के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है। एक चीज और बताता हूं, बेसिकली ये पूरा जो है सक्सेशन चल रहा था, लेकिन मद्रास को कैप्चर करने का एक और कारण था। कारण क्या था कि जो आपके कर्नाटक है, कर्नाटक जगह भी है, जो आपका कोस्टल एरिया है, ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाला जो कोस्टल क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कर्नाटक वाला क्षेत्र कहते हैं ना। जैसे कि अगर मैं आपको मैप बना के दिखाऊं, ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र रहेगा, ये वाला जो क्षेत्र है, ये कर्नाटक क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्नाटक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो कर्नाटक क्षेत्र के जो नवाब थे, नवाब कौन थे, इनके नवाब थे अनवरुद्दीन। कौन थे, अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन से युद्ध होता है किसका, फ्रेंच का। ठीक है, अनवरुद्दीन से जो युद्ध होता है वो फ्रेंच का युद्ध होता है, और मतलब बेसिकली फ्रांस के जो हैं, तो यहां पर क्या होता है कि जो फ्रांस की कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, वो बेसिकली अनवरुद्दीन को बहुत, इससे पहले क्या होता है कि जो फ्रांस है वो अनवरुद्दीन से ये प्रॉमिस करती है, क्योंकि अनवरुद्दीन ये चाहता है कि कर्नाटक जो क्षेत्र है वहां पर शांति बहाल रहे, वहां पर इन दोनों के बीच में कोई भी युद्ध ना हो। तो फ्रांस जो है, डुप्लेसी जो है, बेसिकली डुप्ले जो है, वो अनवरुद्दीन को मना लेता है और ये कहता है कि हमको बस क्या है कि इनके साथ एक युद्ध करके इनको हरा देंगे, इनकी जो बेसिकली मद्रास की जो टेरिटरी है उसको कब्जा लेंगे, और मद्रास फिर क्या करेंगे, आपको दे देंगे, है ना। तो मद्रास की टेरिटरी जो है वो फ्रांस के द्वारा कब्जा ली जाती है, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है उनका जहाज को डुबा देते हैं। तो फ्रांस इसके रिटेलिएशन में क्या करता है, ब्रिटिशर्स की जो मद्रास की टेरिटरी है उसको कब्जा लेता है, लेकिन जो वादा किया था किसके साथ, अनवरुद्दीन के साथ, वो पूरा नहीं करते हैं। तो फ्रेंच जो है, फ्रेंच और अनवरुद्दीन दोनों एक दूसरे से युद्ध करते हैं, यानी कि अनवरुद्दीन जो है वो नाराज होकर के अपना वादा आपने पूरा नहीं किया, मद्रास को हमको नहीं दिया, अपने पास रख लिया। तो जो अनवरुद्दीन है वो अटैक कर देता है फ्रांस पर, और मतलब फ्रेंच कंपनी पर अटैक कर देता है 1746 में। कब, 1746 में अटैक कर दिया जाता है। और कहां पर, अडियार नदी है, जो अडियार नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे, अडियार नदी के किनारे ये युद्ध होता है, जिसमें अनवरुद्दीन जो है उसकी बहुत बुरी तरीके से हार होती है। फ्रांस जो है उसको बहुत बुरी तरीके से हराता है यहां पर। ठीक है, क्लियर है। तो ये होता है आपका क्या, बेसिकली आगे बढ़ के आगे जाके क्या होता है कि 1748 में जो ऑस्ट्रिया के लिए सक्सेशन था वो भी खत्म हो जाता है ना। तो यहां पर अडियार जो युद्ध हुआ है उसमें किसकी जीत हुई है, उसमें फ्रांस की जीत हुई है, और वहां से भगा दिया जाता है। भगा बेसिकली कर्नाटक में नवाब तो वही रहता है, लेकिन उसकी जो बेसिकली जो इच्छा थी कि मद्रास उसके पास आ जाए, वो पूरी वहां पर नहीं हो पाती। और वहीं 78 में ऑस्ट्रिया का जो सक्सेशन, ऑस्ट्रिया पर अधिकार के लिए जो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में युद्ध चल रहा होता है, वो भी वो खत्म हो जाता है। और उसके बाद एक ट्रीटी साइन होती है, एक संधि साइन होती है, और ये संधि है एक्स ला चैपेल। और इस संधि के तहत क्या होता है, जो फ्रांस है वो मद्रास वापस लौटा देता है ब्रिटेन को, है ना। तो ये संधि होती है, और इस संधि के साथ युद्ध जो है वो समाप्त हो जाता है, और पहला कर्नाटक जो युद्ध है वो यहां पर एंड हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे कर्नाटक युद्ध की। अब देखिए, दूसरे कर्नाटक युद्ध में अगर हम बात करें तो दूसरा कर्नाटक जो युद्ध हुआ है वो 1748 से लेकर और 1754 तक रहा है, जिसमें एक तरफ, यानी कि एक तरफ जो पार्टी थी वो थी आपकी
मुजफ्फर जंग प्लस चंदा साहिब प्लस फ्रेंच यानी कि फ्रांस, और एक तरफ जो पार्टी थी वो थी नासिर जंग प्लस नासिर जंग अनवरुद्दीन प्लस ब्रिटेन। देखिए यहां पर भी दोनों पार्टी मेन कौन है, ब्रिटेन है और फ्रांस है, तो इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। लेकिन याद रखिएगा इसकी पृष्ठभूमि है, फटाफट से उसको देख लेते हैं कि क्या हुआ है। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो इस समय पर क्या था कि औरंगजेब के समय पर जो मुगल साम्राज्य था वो अपने वर्चस्व पर था, और इसी के द्वारा क्या है कि कुछ ऐसे प्रोविंसेस बनाए गए थे, कुछ ऐसी बेसिकली रियासतें बनाई गई थी, और उन रियासतों के अंडर में कुछ सूबे रहा करते थे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो एक रियासत थी आपकी हैदराबाद की रियासत थी, और इस हैदराबाद में 3 सूबे हुआ करते थे, 3 सूबे हुआ करते थे। इसका जो हेड हुआ करता था, गवर्नर हुआ करता था, गवर्नर बनाया जाता था, है ना। इसके सूबेदार जो है थे हुआ करते थे, वो हेड हुआ करते थे। अब जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई तो कुछ ऐसे प्रोविंसेस थे, कुछ ऐसी रियासतें थी जिन्होंने खुद को स्वतंत्र कर लिया। अब जब स्वतंत्र कर लिया तो यहाँ के हैदराबाद के स्वतंत्र करते ही खुद को क्या क्या टाइटल दे दिया, निजाम दे दिया, निजाम उल मुल्क, है ना। तो निजाम उल मुल्क, और इसका असली बात करें तो असफ जहां इनका वास्तविक नाम। ठीक है, असफ जहां बनते हैं कौन, निजाम बनते हैं, और ये सूबे जो हैं, ये सूबे भी बेसिकली क्या है इसके अंडर आ जाते हैं, और इसमें जो असफ है, असफ यहां पर क्या नवाब अपॉइंट करते हैं, और इसी में से एक सूबा था कर्नाटक का, यानी कि कर्नाटक जो है, कर्नाटक एरिया जो है वो हैदराबाद की जो प्रोविंस है, हैदराबाद की जो निजाम है उसके निजामियत के अंडर में आता था, है ना, हैदराबाद की रियासत के अंडर में आता था। ठीक है, तो बात करते हैं यहां पर, तो असफ जहां जो पहले नवाब हैं किसके, कर्नाटक का जो पहला नवाब है वो बनाते हैं सादतुल्ला, किसको, सादतुल्ला को बनाते हैं। फिर सादतुल्ला जो है, सादतुल्ला का कोई पुत्र नहीं था, तो अपने भाई के पुत्र को गोद ले लेता है जिसका नाम दोस्त अली है। तो सादतुल्ला की मृत्यु के बाद दोस्त अली जो है वो अगला बनता है शासक यानी नवाब। फिर उसके बाद उसका बेटा बनता है यानी कि उसका पुत्र बनता है। फिर उसके बाद उसका पुत्र बनता है, लेकिन उसका पुत्र क्या होता है कि ये इसकी मृत्यु के बाद, है ना, यानी कि दोस्त अली का जो पुत्र है उसकी मृत्यु के बाद, या दोस्त अली की मृत्यु के बाद दोस्त अली का एक भाई भी था जिसका नाम था चंदा साहिब। क्या था, चंदा साहिब। लेकिन इस चंदा साहिब को मराठाओं ने क्या अपनी हिरासत में लिया हुआ था, अपनी कैद में लिया हुआ था, और किसने, शाहू जी महाराज ने अपनी कैद में इसको चंदा साहिब को रखा हुआ था। दोस्त अली जो है अपने पुत्र को बनाता है, पुत्र की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो उसका पुत्र दूसरा, मतलब इसका जो पुत्र है वो बनता है, लेकिन इसकी आयु बहुत छोटी होती है, तो इसका जो गार्जियन है वो किसको बनाते हैं, अनवरुद्दीन को। लेकिन क्या होता है कि इसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो जब किसके, निजाम जंग, ये असफ जंग जो निजाम थे हैदराबाद के, उनके कहने के बाद अनवरुद्दीन क्या है कि वो अगला नवाब बनता है। लेकिन जब ये कैद से छूटता है तब ये कहता है कि भैया मैं जो हूं, मैं इस डायनेस्टी से बिलोंग करता हूं, मैं असली जो है शासक हूं। लेकिन इसी बात में इन दोनों पे बहस हो जाती है, तो ये अलग अलग पार्टी में बट जाते हैं। और इसी तरह से क्या होता है कि 1742 में असफ जंग की मृत्यु हो जाती है, और उनकी जो गद्दी के दावेदार हैं वो भी 2 लोग हैं, एक उसका पुत्र नासिर जंग और एक उसकी बेटी का पुत्र मुजफ्फर जंग। अब देखिए ये यानी कि इसके मामा का अधिकार ज्यादा बनता है, लेकिन 1741 में क्या होता है कि जो नासिर जंग है वो असफ जहां को मारने का प्रयास करता है, लेकिन असफ जंग को पता चल जाता है, तो नासिर जंग को वो मार मार के भगा देता है, और अपनी बेटी के पुत्र को यानी कि मुजफ्फर जंग को अगला शासक घोषित कर देता है।
है ना। लेकिन इसकी मृत्यु के बाद ये कहता है कि भैया शासक मैं बनूंगा। तो देखिए नासिर जंग भी एक पार्टी में चले जाते हैं और मुजफ्फर जंग भी एक पार्टी में। तो यहां पर भी 3 लोग हो जाते हैं और यहां पर भी 3 लोग हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से यहां पर जो है वो बैटल शुरू होता है। आम्बूर का बैटल होता है ना। आम्बूर का बैटल होता है 1748 में, जिसमें फ्रांस जो है जीतता है। यहां पर हर जगह पर जो भी युद्ध होते हैं इनके बीच में, उसमें कभी मृत्यु हो जाती है। चंदा साहिब की मृत्यु नहीं होती, लेकिन मुजफ्फर जंग की मृत्यु हो जाती है। नासिर जंग को उसका अपना ही जो कोई व्यक्ति है वो मार देता है। मुजफ्फर जंग की मृत्यु हो जाती है, अनवरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से मृत्यु होती रहती है और उनके स्थान पर जो उनके लोग हैं वो आते रहते हैं। लेकिन यहां पर मेन जो लड़ाई चल रही थी वो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में चल रही थी। ठीक है, जब आखिरी में जाकर 1754 की, ठीक है, बहुत सारे युद्ध होते हैं। आम्बूर का युद्ध होता है, फिर उसके बाद आपका तिरुवल्ली का युद्ध होता है, जिंजी का युद्ध होता है। ये सारे बहुत सारे युद्ध इसमें अलग अलग होते हैं, उतना हमको डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। 1754 में जब पुडुचेरी का, है ना, देखिए पहला जो युद्ध हुआ था कौन सा, आम्बूर का युद्ध हुआ था, उसमें फ्रांस की जीत हुई थी। और चंदा साहिब जब अगले शासक बने थे, यानी कि नवाब बना था किसका, कर्नाटक का, तो वो पुडुचेरी के 80 गांव जो है वो फ्रांस को दे देता है। लेकिन क्या होता है कि 54 से जो पहला वाला युद्ध होता है उसमें एंट्री होती है रॉबर्ट क्लाइव की। किसकी एंट्री होती है, रॉबर्ट क्लाइव की एंट्री होती है। और उसके चतुर दिमाग की वजह से जो ब्रिटेन है वो फ्रांस पर हावी हो जाती है। ब्रिटेन जो है वो फ्रांस पर हावी हो जाती है। और आगे बढ़ते बढ़ते मेन जो साल आता है 1754 का, उस 1754 में दोनों के बीच में संधि होती है और संधि का नाम है, यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में संधि होती है पौंडीचेरी की। याद रखिएगा कौन सी संधि है, पौंडीचेरी की संधि दोनों के बीच में होती है। ठीक है, तीसरे कर्नाटक वॉर की बात करें, जो आखिरी कर्नाटक वॉर है वो 1756 से और 1763 तक चलता है। लेकिन इसमें जो मेन जो युद्ध है वो है वांडी वॉश का युद्ध। याद रखिएगा वांडी वॉश का जो युद्ध है, वांडी वॉश का युद्ध, ये मेन युद्ध है। इसमें इस युद्ध को आप याद जरूर रखिएगा। 1758 से 1763 तक तीसरा कर्नाटक वॉर युद्ध चला है और इस युद्ध में ब्रिटेन की जीत होती है और फ्रांस यहां पर हार जाता है। उसके बाद फ्रांस पर कई सारे सैंक्शन लगाए जाते हैं कि वो आगे से कोई भी किला नहीं बनाएगा, वो आगे से किसी भी युद्ध में इन्वॉल्व नहीं रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ व्यापार करेगा, जितनी उसकी टेरिटरी भारत में है उतनी टेरिटरी पर ही सीमित रह जाएगा। ठीक है, तो ये यहां पर होता है, हमारे जो 3 कर्नाटक वॉर थे उन सभी का यहां पर होता है अंत। बेसिकली आपको यहां पर याद रखना है कि किस साल में हुआ था, याद रखिएगा किस साल में हुआ है। तो वांडी वॉश के युद्ध के बाद जो आखिरी यहां पर ट्रीटी होती है वो पेरिस की ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ पेरिस, है ना, पेरिस की संधि। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं एंग्लो मैसूर वॉर पर। एंग्लो मैसूर वॉर की बात करें तो कुल कितने हुए हैं, कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। कुल कितने, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं। पहला जो हुआ है वो 1760 बात करें तो 1767 से 1769। देखिए होता क्या है कि हम बात करें अगर मैसूर की, किसकी, मैसूर की बात करें, मैसूर ऐसे लिखा जाएगा, मैसूर की बात करें तो यहां पर वडियार, किसका, वडियार वंश का शासन हुआ करता था। तो वडियार वंश को हटाकर उनके जो सेनापति थे, कौन थे, सेनापति थे। और सेनापति कौन थे, सेनापति थे हैदर अली, हैदर अली। वो अगले शासक क्या बनते हैं, अगले शासक बनते हैं यहां पर। कितने, ठीक है, वडियार वंश को हटाकर उसका जो सेनापति है हैदर अली वो अगला शासक बनता है। और उस पर यानी कि मैसूर पर मराठाओं के द्वारा, मराठाओं के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों, सॉरी,
अंग्रेजों के द्वारा, मराठाओं के द्वारा, है ना, इनके मिलाकर, और हैदराबाद के द्वारा, हैदराबाद के द्वारा इन तीनों को मिलाकर क्या किया जाता है? आक्रमण किया जाता है। क्या किया जाता है? आक्रमण किया जाता है। किस पर? हैदर अली पर। हैदर अली पर आक्रमण किया जाता है। और उस आक्रमण के बाद क्या होता है? उस आक्रमण के बाद इस आक्रमण में कौन जीतता है? हैदर अली की जीत होती है। और उसी जीत के बाद अंग्रेजों के साथ क्या की जाती है? एक संधि करी जाती है, और संधि का नाम है मद्रास की संधि। ठीक है, मद्रास की संधि होती है, जिसमें अंग्रेजों के बीच में और हैदर अली के बीच में संधि होती है, जिसमें ये फाइनल किया जाता है कि जब हैदर अली पर कोई आक्रमण करेगा तो अंग्रेज उसका समर्थन करेंगे, और जब अंग्रेजों पर कोई आक्रमण करेगा तो हैदर अली उसका समर्थन करेगा। तो पहला जो अंगल मराठा जो मैसूर वॉर है वो यहीं पर समाप्त होता है। दूसरे की बात करें, सेकंड की बात करें, तो सेकंड आपका है 1780 से 1784 तक। 1784 में यानी 1780 में फिर से क्या होता है कि जो मराठा हैं वो आक्रमण करते हैं। किसके ऊपर? मराठा आक्रमण करते हैं हैदर अली के ऊपर, लेकिन उनकी संधि को खत्म तोड़ दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा जब उनकी सहायता नहीं की जाती। ऊपर से अंग्रेज भी जो है वो आक्रमण कर देते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली 1782 में हैदर अली की हो जाती है क्या? मृत्यु। हैदर अली की मृत्यु होती है। उसके बाद उसका पुत्र कौन? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान कहां बैठता है? गद्दी पर बैठता है। टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठता है और आगे का जो युद्ध है वो लड़ा जाता है, और यही युद्ध जो है विराम लगता है 1782 पर, जिसमें मैंगलोर की संधि, याद रखिएगा, मैंगलोर की संधि जो है उसको यहां पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। आगे बात करते हैं तीसरे कर्नाटक वॉर की। ठीक है, बात करते हैं थर्ड कर्नाटक वॉर की, या थर्ड आपका आंगल मैसूर वॉर जो है वो आपका 1790 से लेकर और 1792 तक होता है। और ये काफी ज्यादा नुकसान करता है। क्या करता है? नुकसान करता है। किसका? टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान का क्या नुकसान करता है? टीपू सुल्तान का नुकसान ऐसे होता है कि यहां पर टीपू सुल्तान की हो जाती है हार, और 1792 में आधा मैसूर और 3 करोड़ रुपए की हानि होती है। मतलब कि आधा मैसूर चला जाता है टीपू सुल्तान के साथ, और संधि के बाद, संधि कौन सी होती है? यहां पर सिरंगनीपट्टनम की संधि होती है। सिरंगनीपट्टनम की संधि होती है। उस संधि के बाद क्या है कि उसके पुत्र जो हैं, अंग्रेजों के द्वारा टीपू सुल्तान के दोनों पुत्रों को बंदी बना लिया जाता है, यानी कि उनको वॉर जो वॉर कैप्चर्स हैं उनके रूप में रख लिया जाता है। और ये कहा जाता है कि आप 3 करोड़ है या 6 करोड़ है, 3 करोड़ की जब तक आप राशि जमा नहीं करेंगे, क्या राशि है ये? युद्ध में खर्च गई राशि, युद्ध में खर्ची गई राशि है ये, खर्ची गई राशि। ठीक है, युद्ध में खर्ची गई राशि है। तो किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा युद्ध में खर्ची गई राशि है। जब तक आप 3 करोड़ रुपए नहीं दे दोगे और आधा मैसूर हमारे हिस्से में नहीं आ जाएगा, तब तक हम आपके बेटों को रिहा नहीं करेंगे। तो बिल्कुल टीपू सुल्तान को पैसे भी देने पड़े और आधा मैसूर भी देना पड़ा। 1798 से 1799 ये आपका चौथा और फाइनल आंगल मैसूर वॉर होता है। इसमें क्या होता है? टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है 1799 में। उसके दोनों पुत्रों को मार दिया जाता है, टीपू सुल्तान को मार दिया जाता है, और पूरा मैसूर क्या है? अंग्रेजों द्वारा
अंग्रेजों द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है या रख लिया जाता है ना। और फिर से वडियार वंश को स्थापित, खुद तो राज नहीं कर सकते ना, इसलिए किसी को बिठाना पड़ेगा, स्थापित किया जाता है ना। किसको? कृष्णराज तृतीय को बिठाया जाता है मैसूर के किले में। ठीक है, क्लियर है। ये टोटल आपके हो गए 4 मैसूर वॉर या मैसूर युद्ध। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बैटल ऑफ प्लासी की। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था 1707 में, है ना, हैदराबाद का जो प्रोविंस है, जो प्रांत है, वो स्वतंत्र होता है। उसी तरीके से बंगाल का जो है वो भी प्रांत स्वतंत्र होता है। और उसका जो पहला नवाब है वो कौन बनता है? पहला जो नवाब है वो बनता है आपका मुर्शीद कुली खां। कौन बनता है? मुर्शीद कुली खां पहला जो है नवाब बनता है। और वह उसके बाद उसका पुत्र नवाब बनेगा, फिर उसके बाद उसका पुत्र नवाब बनेगा। तो इस तरह से आगे जो प्रोसेस है वो बढ़ती जाती है ना। और अब बनता है जो सिराजुद्दौला बनता है कौन? नवाब। और उसके कहने के बावजूद वहां होता क्या है कि ब्रिटेन, वहां यूरोप में अंग्रेजों के बीच और फ्रांस के बीच फिर से युद्ध शुरू हो जाता है, जिसका असर भारत देश में भी देखने को मिलता है। तो जो हुगली में, कहां पर? हुगली में जो दोनों की, फ्रांस की और अंग्रेजों की जो क्या थी, फैक्ट्रियां थी, उन पर जो है किला उसका जो है बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन सिराजुद्दौला उसको कर देता है मना। तो फ्रांस यहां पर मान जाता है, लेकिन अंग्रेज यहां पर नहीं मानते हैं। तो अंग्रेजों के उस फैक्ट्री पर कब्जा कर लिया जाता है सिराजुद्दौला की द्वारा। एक और चीज है, 1717 में जो दस्तक दिए जाते थे, दस्तक किसको दिए गए हैं? अंग्रेजों को दिए गए हैं। किसके लिए? फ्री ट्रेड के लिए। इसके लिए फ्री ट्रेड के लिए, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा जो भी सामान भारत देश लाया जाएगा उस पर किसी प्रकार का कोई भी कर नहीं लगेगा। तो जो सारा बंगाल में आ रहा है वो सारा बिना कर के आ रहा है, जिससे कि सिराजुद्दौला को जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा उठाना पड़ रहा है। ऊपर से ये अपना जो पर्सनल सामान है अंग्रेज, वो भी इस दस्तक का इस्तेमाल करके भारत में ला रहे हैं। तो ये भी एक वजह बना हुआ था इन दोनों के बीच कलेश की, किसके? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के। ऊपर से इसकी जो मौसी है, कौन? घसीटी बेगम। कौन है? घसीटी बेगम। उसको बनना था नवाब। वो अलीवर्दी खान जो इसके नाना थे, है ना, अलीवर्दी खान की सबसे बड़ी पुत्री थी और उसको नवाब बनना था। लेकिन अलीवर्दी खान ने नवाब जो घोषित करा था वो सिराजुद्दौला को किया था। तो ये भी एक वजह थी। ये मिल गई थी किसके साथ जाके? अंग्रेजों के साथ जाके। और अंग्रेजों के साथ इसने संधि कर ली थी कि आप मुझे नवाब बनाइए, मैं आपको बंगाल का सारा दारोमदार दे दूंगी। ठीक है। उसके बाद मीर जाफर जो है वो क्या था? वो सिराजुद्दौला का ब्रदर इन लॉ था, यानी कि दामाद था, उसकी बहन का पति था। और ये भी नवाब बनने के सपने देख रहा था। इसको ये लगता था मीर जाफर उसकी टीम में है, लेकिन ये टीम में किसकी था? अंग्रेजों की। यानी कि घर का भेदी कौन था? मीर जाफर था। तो ये सारी जो है यहां पर दिक्कत होती है। और जो हुगली का जो फोर्ट विलियम है उस पर कब्जा कर लिया जाता है सिराजुद्दौला के द्वारा। उसके बाद वहां से जो सेना भागती है वो एक बहुत छोटा सा पोर्ट है, फुतरा करके एक पोर्ट है, वहां पर जाके वो ठहरते हैं। फिर रॉबर्ट क्लाइव से मिलते हैं। रॉबर्ट क्लाइव जो है वो ब्रिटिशर्स का नेतृत्व करते हैं। और 1757 में जो प्लासी है उसका युद्ध लड़ा जाता है। किसके द्वारा? किस किस के बीच में? सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में, जिसमें सिराजुद्दौला का जो दामाद है वो सिराजुद्दौला की तरफ ना होकर किसकी तरफ होता है? क्लाइव की तरफ होता है। या क्लाइव की किस्मत भी बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से
जिसकी वजह से जो है सिराजुद्दौला हार जाता है और उस युद्ध में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। और यहां पर जो अगला नवाब है क्लाइव के द्वारा वो बनाया जाता है मीर जफर को। फिर मीर जफर के बाद फिर मीर जफर से नहीं संभाला जाता है, मीर कासिम को बनाते हैं। मीर कासिम जो है फिर वो जाके मिल जाता है, क्योंकि मीर कासिम ये चाहता था कि मैं अंग्रेजों से दूर चला जाऊं, तो मुर्शिदाबाद से वो अपनी कैपिटल बदल लेता है मुंगेर में, और अपनी जो आर्मी है उसको यूरोपियन तरीके से ट्रेंड करना शुरू करता है, यानी कि फ्रेंच जो लोग हैं उनके साथ उसका उठना बैठना काफी हो जाता है। तो अंग्रेज जो है उससे जो उसको हटा देते हैं और मीर जफर को फिर से क्या बना देते हैं, नवाब बना देते हैं। तो मीर कासिम जाके मिलता है किससे, अवध के नवाब से, अवध के नवाब से प्लस मुगल जो थे, मुगल सुल्तान कौन थे उस टाइम पर, शाह आलम द्वितीय। कौन थे, शाह आलम द्वितीय प्लस नवाब ऑफ बंगाल यानी कि मीर कासिम। ये सब लोग आपस में मिलकर युद्ध लड़ते हैं किसके साथ, ब्रिटेन के साथ। और ब्रिटेन की तरफ से नेतृत्व कौन करता है, हेक्टर मुनरो। और ये युद्ध कब लड़ा जाता है, 1764 में, जिसमें इन तीनों की होती है हार और इनकी होती है जीत। और यहां पर जो है एक बहुत बड़ी स्थापित कर लेते हैं खुद को कि अब कोई हम जो है नवाब वगैरह नहीं बनाएंगे, सारा शासन जो है बंगाल में वही संभालेंगे। और उसके लिए एक संधि करी जाती है, एक ट्रीटी करी जाती है, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। किसके साथ, शाह आलम के साथ, शाह आलम द्वितीय के। अब सारे निजामी जो हैं और सारे दीवानी जो अधिकार हैं वो किसके द्वारा चलाए जाएंगे, अंग्रेजों के द्वारा चलाए जाएंगे। इसको बोलते हैं इलाहाबाद की संधि। कौन सी संधि, इलाहाबाद की संधि। कब हुई थी, 1765 में। याद रखिएगा 1765 में ये संधि होती है, जिसमें अंग्रेजों को बंगाल के सारे अधिकार दे दिए जाते हैं। और इस तरीके से जो पहला राज्य है अंग्रेजों के पास वो आता है। कर्नाटक वॉर से लड़ते 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 1764 में इनके पास पहला जो अधिकार है वो मिलता है इनको बंगाल के रूप में, और बंगाल में ये पूरी टेरिटरी अपने कब्जे में ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद भ्रष्टाचार शुरू होता है, तो उसकी कहानी हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज का ये लेक्चर है हम यहीं पर एंड करते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर आप जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, यूपी एग्जाम्स रिजल्ट गुरु डालिएगा और वहां से आपको जो है ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस लेक्चर को खत्म करते हैं। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो, और कमेंट करके बताइएगा कि और किस तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, चलिए तो मुझे प्रतीक मिश्रा को दीजिए इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।